हेलो दोस्तों, हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं हिमांशु कुमार फिर से आपके साथ हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि सीबीडीटी ने भी सारे इनकम टैक्स फॉर्म को रिलीज कर दिया है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ITR 1 और 2 में बहुत चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए वो भी बताऊंगा। साथ के साथ अभी बहुत जो चेंजेस आए, एक तो एग्रीकल्चर इनकम को लेके आप कह सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेस आए हुए हैं। साथ के साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वैसे लोगों के लिए जो कि या तो जिनका रेसिडेंशियल स्टेटस NRI का था या कोई भी इनकम जो बाहर से थी या किसी तरह की उनकी प्रॉपर्टी है, कोई इनकम है और वो डिस्क्लोज नहीं करते थे, क्योंकि पहले ऑप्शन बहुत कम था, वो जो पैरामीटर्स थे उसके अकॉर्डिंगली नहीं थे। अब बहुत ही उसको आप कह सकते हैं वाइड कर दिया गया। तो मैं आज पूरे इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि ITR 1 अब किस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि पहले और इस साल में आप ITR 1 में बहुत चेंजेस है। साथ के ये भी बात करने वाला हूँ कि वैसे लोग जो कि हर बार हमें कहते थे कि सर एग्रीकल्चर इनकम आप डाल दो, वो तो हम डाल ही देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वैसे लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के केस में भी बहुत तरह की इंफॉर्मेशन अब देनी पड़ेगी। तो वैसे लोग सावधान हो जाए जो कि इस तरह की चीजें आप यूज किया करते थे, अब वो नहीं हो पाएगा और उसको करने में बहुत परेशानी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ITR 1, ITR 2 क्या चेंजेस हैं, किस तरह के चेंजेस हैं और किस पे एप्लीकेबल है। मैं ये पूरा वीडियो उसी पे बात करने वाला हूं। तो पहली बात, अगर मैं ITR 1 को उठाऊं तो उसमें पहली चीज किसी भी कॉमन आदमी के लिए जो क्या लिखा हुआ है ITR 1 पे, फॉर इंडिविजुअल कह रहा है कि कोई भी रेसिडेंट जो कि इंडियन रेसिडेंट है और उसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है, साथ के साथ उनके पास सैलरी इनकम हो, दूसरी बात कही गई है हाउस प्रॉपर्टी हो और एनी अदर इनकम हो, और साथ के साथ एग्रीकल्चर इनकम की पहली कंडीशन आप समझ लें। ये ITR 1 सैलरी क्लास के लिए जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, बहुत क्लियर कर दिया गया, एक प्रॉपर्टी हो, साथ के साथ अदर सोर्स का इनकम हो और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा नहीं है। ये तो एक बेसिक चीजें हो गई। अब थोड़े से इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये किस पे एप्लीकेबल नहीं रखें। बहुत सैलरी क्लास के लोग भी ना बहुत जगह डायरेक्टर हो जाते हैं, डायरेक्टर शेयर होल्डिंग हो जाती है, उस लोगों के लिए भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब ITR 1 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन आप इसमें क्लॉज में आते हैं तब भी नहीं होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूं ITR 1 में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में होते हुए भी नहीं कवर हो पाएंगे। तो मैं उस लिस्ट पे पहले तो मैं ये बात करने वाला हूं कि ITR 1 किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। मैं उसको शुरुआत करता हूं कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस इनकम है तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम 50 लाख के नीचे है और आप सैलरीड नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है तब भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है अगर आपके पास, इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप किसी भी अकाउंट जो कि आउटसाइड इंडिया है, अगर उसमें आप साइनिंग अथॉरिटी भी हैं, मतलब आप मैं बहुत ऐसी कंपनी है जिनके बिहाफ पे मैं भी साइन करता हूं अपने कस्टमर के लिए, जो कि मैं उनकी कंपनी सारी चीजें देखते हैं तो उनके बिहाफ पे मैं साइन करता हूं। उस तरह से हो सकता है कि आपके कोई मित्र या आपकी कोई कंपनी या आपके कोई जानने वाले उनकी अकाउंट इंडिया के बाहर हो और आप उसमें साइनिंग अथॉरिटी हो, उस केस में भी आप अब ITR 1 यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई टैक्स बेनिफिट जो कि आउटसाइड इंडिया पे हुआ है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कंडीशंस हैं जो कि आप पे एप्लीकेबल होने, जो कि पहले नहीं थे, ये नए ऐड हुए हैं, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है करता है इस चीज को, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी अनलिस्टेड कंपनी का स्टॉक होल्ड करते हैं तब भी आप पे ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको ITR 2 फिल करना पड़ेगा और ITR 2 में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। एज यूजुअल पीछे भी मांगी जाती थी, लेकिन अब उस तरह से बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो ऐसे लोग जिन पे ये चीज एप्लीकेबल होती है या इस तरह के किसी भी तरह के कैटेगरी में आते हैं तो ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं ITR 2 की बात करने वाला हूं कि ITR 2 में क्या हुआ। यानी कि अगर मैं देखूं तो पहली चीज, अगर आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर है तो ITR 2 एप्लीकेबल होगा।
बहुत ऑब्वियस है। और साथ के साथ मैंने कुछ कंडीशंस बताए, अगर आप उस कैटेगरी में तो ITR 2 एप्लीकेबल हो, जैसे कि कोई बिजनेस इनकम हो, कैपिटल गेन हो, कोई एसेट है। अब हम इसकी डिटेल बात करने वाले कि इसके अलावा ITR 2 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन और ITR 2 में मांगे गए। पहली चीज, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आप पहले के फॉर्म में जाएं तो वहां पे 3 तरह की कैटेगरी आती थी, एम्प्लॉय कैटेगरी, गवर्नमेंट, PSU, अदर। अब उसमें पेंशन को भी कर दिया गया, तो एक ये अच्छी चीज है कि पेंशन के लिए एक अलग काम कर दे। तो पहली चेंजेस तो ये फॉर्म में हो गए। अब ITR 2 में आते हैं। ITR 2 में बात करते हैं स्टार्टिंग से कि ITR 2 में क्या हुआ और किस तरह की इंफॉर्मेशन ITR 2 में मांगी गई है। तो पहली चीज की जो पहले पेज पे ही अगर आप देखें तो डी वाले ब्लॉक में रेसिडेंशियल स्टेटस को बहुत क्लियर कर दिया गया। पहले क्या होता था कि मैं TCS में काम करता हूँ, US चला गया और 2 साल से वही हूँ, लेकिन मैं अपने ITR रेसिडेंट के नाम पे ही फाइल किए जा रहा हूँ, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब आपसे डिक्लेरेशन मांगी जा रही है। अगर डिक्लेरेशन यहाँ पे देने वाले हैं, क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस में कहा गया है कि यू आर इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस तरह की कैटेगरी जो कि NRI के केस और रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जो बात की गई, उसके लिए स्पेशल कॉलम दे दिया गया, D कॉलम, जिसमें केवल और केवल रेसिडेंशियल स्टेटस की बात की गई। पहले केवल टिक का ऑप्शन था, अब ये भी बात की कितने दिन रहे, क्या रहे, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। साथ के साथ HUF के केस में भी यही कर दिया गया। उसी में जब आ गए थे फर्स्ट पेज पे ITR 2 में, अगर H कैटेगरी में जाते हैं तो वहां पे अब क्या मांगा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कहा गया कि अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कहीं भी डायरेक्टर रहे हैं तो आपको अब डिटेल देना है। ये केवल बताना नहीं है, बताना है कंपनी का नाम, कंपनी का पैन, वेदर आप जो कंपनी थी शेयर लिस्टेड थी या अनलिस्टेड थी, और आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो थोड़ी सी सावधानी रखें जब भी रिटर्न फाइल करें, कोई भी इंफॉर्मेशन अब हाइड करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है, बहुत ही महंगा पड़ सकता है। साथ के साथ मैंने, अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो तो मैंने एक और चीज कही थी, अगर आप शेयर होल्डर भी हैं तो आप पे अनलिस्टेड शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, लिस्टेड शेयर की, अनलिस्टेड शेयर के केस में तो आप फिर ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ITR 2 में उसके बारे में क्या बात की गई कि भाई अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी, जो नॉर्मल जो कंपनी होती है, अगर आप उसमें डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर भी हैं तो आपकी अपनी होल्डिंग की भी इंफॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं कि केवल आपने बता दिया हम डायरेक्टर, आपको ये भी बताना है कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो कंपनी का नाम तो आ ही रहा है, पैन नंबर आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है, आपको नंबर ऑफ शेयर क्या थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, नंबर ऑफ अलॉटमेंट क्या था, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या थी, अगर आपने कोई वैल्यू किया है फेस वैल्यू क्या था, इशू प्राइस क्या था, परचेज प्राइस क्या था, नंबर ऑफ शेयर क्या था, सेल्स, मतलब बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। तो मेरे वैसे दोस्तों से थोड़ी सी एक राय है मेरी तरफ से, जो कि नौकरी करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जनरली मैंने देखा है कि डिस्क्लोज नहीं करते, उनसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ITR किसी के थ्रू फाइल करें बहुत सावधानी बरतें। आप जिस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जरूर डिस्क्लोज करें, ऐसा नहीं करें कि कोई इंफॉर्मेशन हाइड करें। दूसरी चीज, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और चेंज हुआ है, अगर आप शेड्यूल HP में जाते हैं, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप कोई TDS कट रहा है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है और उसका TDS कट रहा है, उस केस में आपको टेनेंट का पैन नंबर और टैन नंबर दोनों देना है। पहले ये नहीं था, ये एक नया इंसर्ट हुआ है हाउस प्रॉपर्टी के केस में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में, यानी कि यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन हो गया। अगर उस तरह से हम देखें तो ITR 2 में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांगी गई है, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की गई है। अब मैं आता हूँ फॉरेन एसेट्स के केस में, कि फॉरेन एसेट्स के केस में क्या क्या इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो पहले, उसके पहले मैं एक बार एग्रीकल्चर इनकम पे आ जाता हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के बहुत डिटेल मांगी गई, मैं उसको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। वो एक शेड्यूल है EI करके, डिटेल ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। ये शेड्यूल EI जो है, इसमें क्या है कि एक तो आपने अगर कोई इनकम कमाई है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड, ग्रॉस एग्रीकल्चर इनकम, वो जो भी है, प्लस जो आपकी कॉस्ट थी, उसमें इंफॉर्मेशन क्या मांगा गया, उसमें आप 4 इंफॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद द पिन कोड, ठीक है, विच मतलब जहां पे आपका एग्रीकल्चर लैंड
लोकेटेड है, यानी कि आपको उसका पैन नंबर देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, मेजरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड कि कितने एकड़ में है वो भी बताना है, यानी कि आपने ऐसे ही 5 लाख दिखा दिया, अब वो पॉसिबल नहीं है। वेदर द एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड और लीज्ड, ये भी आपको बताना है कि आप ओन करते हैं या लीज है। उसके अलावा ये बताना है कि ये एग्रीगेटेड मतलब इस पे एग्रीकल्चर के हिसाब से इस पे खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देने हैं, यानी कि एग्रीकल्चर वाले केस में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम जो लोग मेरे मित्र दिखाते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, ये सारे इन्फॉर्मेशन अब आपको प्रोवाइड करने हैं। साथ के साथ जो पिछले साल बात है कि अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपके अपने एसेट डिटेल भी देना। अब हम बात करते हैं फॉरेन इनकम के केस में। फॉरेन इनकम जो कि इस साल मुझे लगता है कि इस पर बहुत गवर्नमेंट ने फोकस किया है, और इस पॉइंट को देखते हुए CBDT ने अपने रिटर्न को उस हिसाब से किया। अगर आप कोई भी इनकम जनरेट करते हैं, कोई भी एसेट है, कोई भी शेयर होल्डिंग है, किसी तरह का आपने लोन भी ले रखा है और किसी भी तरह का आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस केस में आपको कंट्री नेम, अगर आपको इनकम आ रही है उसका जिप कोड, स्टेटस, अकाउंट ओपनिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है। यानी कि बेसिकली अगर मैं देखूं तो सब में डिटेल एक ही तरह की है कि नेम ऑफ एंटिटी क्या है, कहाँ लोकेटेड है, उसका कोड क्या है, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी गई है। उसमें क्या है कि अगर आपने कोई कस्टोडियन अकाउंट है आपके पास, कोई फॉरेन एंटिटी या डेट है आपके, उस केस में आपको इंफॉर्मेशन देना है, कोई कैश वैल्यू इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, अगर फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिटेल देना है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका भी डिटेल आपको देना है, अगर कोई कैपिटल अदर कोई कैपिटल एसेट्स है उसकी भी डिटेल देनी है। इसके अलावा कोई सेविंग अकाउंट या साइनिंग अथॉरिटी है किसी कंट्री में, जो कि मैंने पहले ही बताया, तो उसका भी डिटेल देना है। इसके अलावा अगर आउटसाइड कोई आपने रिलीफ लिए तो पहले भी आता था, तो इस तरह की चीज़ों को आप मतलब पूरी तरह से डिटेल दिखानी है, और उसमें पूरा बेसिक सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी नेम, डिटेल, एड्रेस, हर चीज़ मांगी गई है। इसके अलावा एक और फिक्स एसेट्स का है कि डिटेल ऑफ फॉरेन एसेट्स इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। इसके बारे में कहा गया कि भाई आप अगर कोई भी एसेट और इनकम आउटसाइड मतलब कंट्री आउटसाइड इंडिया से आ रही है, उस केस में कंट्री, वही कंट्री कोड, इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर, स्टेटस, अकाउंट ओपनिंग, उस तरह की एक बेसिक डिटेल मांगी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आइडिया 2 में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। साथ के साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि अगर जिसकी एज 80 इयर्स के ऊपर है वो नॉर्मल रिटर्न फाइल कर सकता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जो हमारे बड़े और बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सुविधा होनी चाहिए कि उनको ये डिजिटल और ई मोड से थोड़ी सी दूरी रखें, क्योंकि वो जिस एज में है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि उनको ये फैसिलिटी दी कि अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर है तो आप पेपर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारी बातें कवर कर दी। और एक और जो जीएसटी को लेके एक इन्फॉर्मेशन है कि पहले ये ITR 4 में ही जाता था, अब ये ITR 3 और 6 में भी जीएसटी के डिटेल जाने लगे हैं। साथ के साथ स्टार्टअप के लिए ITR 6 में एक अलग से प्रोविजन दे दिया गया है कि अगर आप DIPP रजिस्टर्ड है नहीं है, उस तरह से कि जिसका टैक्स बेनिफिट लिया जा सके। तो इन शॉर्ट बात करें तो ITR 1 और 2 में बहुत अच्छा खासा चेंज आया है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अब आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है जब भी रिटर्न फाइल करें अपने प्रोफेशनल के थ्रू, किसी भी ऑनलाइन थ्रू, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और स्पेशली मैं ITR 2 वाले लोगों से बहुत विनम्र निवेदन करूँगा कि जब भी आप फाइल करें प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। ITR 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ITR 2 में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और जिनके पास फॉरेन एसेट किसी भी तरह का है, आप कृपया उसको डिस्क्लोज करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम अलग लेवल की हो सकती है। अगर आप देखें, हमने प्रीवियस ऑलरेडी बहुत इस पे वीडियो बना रखे हैं फॉरेन एसेट्स के लिए, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसमें इंक्लूडिंग है। तो मेरे हिसाब से जो मेरे व्यूअर में उनको यही एडवाइस दूंगा कि ये डिटेल इस तरह के चेंजेस हुए। आने वाले टाइम में हम ये भी बताएंगे ये रिटर्न किस तरह से फाइल करें। अभी तो हमने केवल ये बेसिक बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो आज के लिए इतना ही। मैं हिमांशु कुमार आप लोगों के साथ प्यार बनाए हुए हूँ, और आपकी जो रिस्पॉन्स है हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।
साथ के साथ एक चीज़, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। एक तो हम प्ले स्टोर पे हेलो टैक्सी इंडिया, यूट्यूब की तरह आप कह सकते हैं, वीडियो ऐप है जिसपे हमारे सारे वीडियो अवेलेबल है। साथ के साथ हम फायर स्टिक पे भी अवेलेबल हैं अगर अमेजोन फायर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।